अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर स्टैक्स के बारे में है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैक को देखा था कि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के फिनोमिनन को यूज करता है। जब सबसे लास्ट जो एलिमेंट है जो कि रिसेंटली हमने इंसर्ट किया हो उसको हम सबसे पहले रिमूव कर सकते हैं। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने अरे को इस्तेमाल किया था कि हम अरे को इस्तेमाल करते हुए स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अरे के साथ साथ स्टैक की एक और इम्प्लीमेंटेशन का वे एग्जिस्ट करता है, दैट इज द लिंक लिस्ट। और हम स्टैक को लिंक लिस्ट के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अरे। दो जो डिफरेंट मेथड्स या वेज हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, दोनों मेथड्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और कौन सा मेथड कब इस्तेमाल करना चाहिए इट रियली डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन कि हमने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। स्टैक को जब हमने अरे के साथ इम्प्लीमेंट किया था तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि जब हम स्टैक को अरे के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन एडिशन टू द पॉप फंक्शन एंड टॉप फंक्शन हमने स्टैक का एक के लिए की वजह से एक और फंक्शन भी ऐड किया था, दैट वाज isFull। isFull फंक्शन जो है वो ओवरफ्लो के एरर को हैंडल करने के लिए था कि क्योंकि हम जब भी अरे डिफाइन करते हैं तो अरे का एक लिमिटेड साइज होगा, डिफाइंड साइज होगा, और हमारी स्टैक की जो मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करने की कैपेसिटी है that depends upon the maximum size of array। और अगर अरे जो है वो फुली कंज्यूम हो चुकी है तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर होगा, जिसको चेक करने के लिए हम लोग इस फुल का फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो अरेज की लिमिटेशंस हैं वो डेफिनेटली हमारी स्टैक की लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो लिमिटेशन ऑफ डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम जो है ओवरकम कर सकते हैं लिंक लिस्ट के साथ। अभी तक हम लोगों ने लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में तीन डिफरेंट वेरिएशंस को डिस्कस किया हुआ है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो हमें कौन सी लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए स्टैक के कॉन्टेक्स्ट में? जो सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में था डिफरेंस था कि हमारे साथ पास नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर होता है, हमारे पास फ्रंट होता है जो हेड होता है, और उसके साथ साथ हमारे पास टेल होती है। सिंगल लिंक लिस्ट को हमने एक ही पॉइंटर के साथ नेक्स्ट पॉइंटर था और स्टार्ट पॉइंटर के लिए हमने हेड को इस्तेमाल किया था। अगर लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम स्टैक के अंदर अपना एलिमेंट इंसर्ट करें एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स ना करना पड़े, हम इंसर्ट भी वहां से करें और स्टैक में से पुश और पॉप एक ही जगह पे हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये था कि हम सिंगल लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करें और हम हेड पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए पुश करें और हेड पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए पॉप करें, तो हम एक कांस्टेंट टाइम के अंदर जो है अपने पुश और पॉप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट जो है वो सफिशिएंट है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक को जब हम सिंगल लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा हर एलिमेंट जो है स्टैक के अंदर जो स्टोर होता है वो हम एक नोड के अंदर स्टोर करते हैं, और हेड नोड जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक को प्रेजेंट कर रही होती है, और जो बॉटम होता है वो सबसे हमारा लास्ट एलिमेंट होता है इन द लिंक लिस्ट। हम पुश भी जब करते हैं हम फ्रंट ऑफ द लिस्ट के ऊपर ऐड करते हैं, हम हेड पे
एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और हम पॉप करते हुए भी हेड से ही एलिमेंट्स को पॉप करते हैं। इन स्टैक की लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। एडवांटेज क्या होता है स्टैक को इस्तेमाल करने का? एडवांटेज यही है कि हम अगर हेड के ऊपर पुश और पॉप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट टाइम में हमारे पास हेड का पॉइंटर होता है, हम वहां पे पुश कर सकते हैं, हेड के पॉइंटर को यूज करते हुए ही हम पॉप कर सकते हैं, तो हमें एंड पे जाने की जरूरत नहीं है। लिंक लिस्ट होने की वजह से हमारी जो स्टैक है दैट कैन ग्रो और कोई डिफाइंड साइज नहीं हो सकता। हम इनफिनिट एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी लिंक स्टैक के अंदर ऐड कर सकते हैं। इनिशियली स्टैक एम्प्टी होगी, इसका मतलब है जब हेड पॉइंटर जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है तो स्टैक एम्प्टी है, और पॉप का मेथड और पुश का मेथड जो है वो हेड को पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड में आपको लिंक लिस्ट को यूज करते हुए स्टैक की रिप्रेजेंटेशन शो की गई है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक स्टैक है जो इसको वर्टिकली रिप्रेजेंट किया गया है और इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है इंसर्ट है। टॉप के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे एक स्टैक को शो किया गया है स्क्रीन के ऊपर और स्टैक को वर्टिकली शो किया गया है। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इसकी लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन जो है रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। अगर हम देखें तो हमारे पास करंटली स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 2, 5 एंड 7 और हमारी स्टैक के 3 एलिमेंट्स में जो टॉप है दैट इज 7। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट के देखें रिप्रेजेंटेशन तो हमारे लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड्स हैं और उस नोड्स हैं 7, 5 और 2 और इन नोड्स के अंदर जो हमारा यहाँ पे अरे के साथ हम टॉप को इस्तेमाल करते हैं कि हमारा टॉप किसको पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे हम हेड को इस्तेमाल करते हैं। हेड पॉइंटर जो है वो हमारे टॉप के ऊपर जो है पॉइंट कर रहा होता है। सपोज अब हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है और हम इस लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि अगर हम इसके अंदर पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या होगा, पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारी लिंक लिस्ट की जो है लुक एंड फील जो है वो इस तरह से होगी। यहाँ पे सपोज हम अपने स्टैक के अंदर पुश करते हैं जो है 9। अगर हम अरे को देखें तो अरे के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पुश करेंगे तो हमारा पॉइंट एक और एलिमेंट जो है वो स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा, पुश अरे के अंदर ऐड हो जाएगा और इस अरे के अंदर करंटली हमारे पास है 9, 7, 5, 2 और टॉप जो है वो 9 को पॉइंट कर रहा है। अब पुश करते हुए हमें क्या करना होगा, हमें एक नई नोड क्रिएट करनी होगी और जो हम नई नोड को क्रिएट करेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास नोड के अंदर जब क्लास हमने बनाई थी नोड की क्लास में 2 चीजें थी, एक डेटा था और एक नेक्स्ट पॉइंटर था। तो डेटा को हम सेट कर देंगे 9 क्योंकि हम आइटम जो है 9 को इंसर्ट करें और नेक्स्ट पॉइंटर जो है उसको हम सेट कर देंगे हेड की वैल्यू। तो हेड जो ऑलरेडी 7 को पॉइंट कर रहा था अब न्यू नोड भी इसी हेड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगी और फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम हेड को मूव कर देंगे उसको, बजाय ये कि वो 7 की नोड को पॉइंट करे वो न्यू नोड को पॉइंट करेंगे। तो जैसे ही हमने अपने स्टैक के अंदर एक एलिमेंट को पुश किया है हमारा हेड जो है वो नए एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा।
अब हमारे पास इस टैग के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। टॉप पे 9 है, देन 7 है, देन 5 और सबसे एंड के ऊपर हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। अगर अब हम इसी स्टैक के ऊपर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले टॉप के ऊपर हमारे पास 9 है, तो 9 को रिमूव हो जाना चाहिए और टॉप जो है वो 7 को पॉइंट करना है। तो इसी तरह से यहाँ से ये जो हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है ये रिमूव हो जाए और हेड जो है नई नोड को पॉइंट करेगा। अगर हम पॉप का ऑपरेशन करते हैं तो पॉप से क्या होता है कि हमारा एलिमेंट जो है अरे से रिमूव हो गया 9, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 9 जो है हेड जिसको पॉइंट करा था ऑलरेडी उसके नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा और ये नोड जो है वो हमारे हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ये है कि पुश और पॉप को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है C++ के अंदर अगर हमने इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन C++ में करनी है तो किस तरह से होगी। यहाँ पे मैं समराइज करती हूँ कि जब हम लिंक लिस्ट के साथ स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम हमेशा हेड पे इंसर्ट करते हैं और जब हम पॉप करते हैं तब भी हम हेड से ही पॉप करते हैं, क्योंकि वो हमारा लेटेस्ट जो है रिसेंटली जो है वो एलिमेंट हेड पे इंसर्ट हुआ होता है और जो लास्ट में वही ऐड हुआ होगा तो फर्स्ट के उसने ही आउट होना है। अब हम देखते हैं कि स्टैक की अगर इम्प्लीमेंटेशन हमें लिंक लिस्ट के साथ करनी है तो हम किस तरह से होगी। तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट की कॉन्टेक्स्ट में वी नीड 2 क्लासेस। एक क्लास जो है वो नोड के लिए है जो कि एलिमेंट और नेक्स्ट पॉइंटर को स्टोर कर रही होगी, और एक क्लास जो है वो स्टैक की क्लास होगी जो कि ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर रही होगी। नोड वो पुश का ऑपरेशन है, वो पॉप का ऑपरेशन है, या वो इज एम्प्टी का ऑपरेशन है, या टॉप का ऑपरेशन है, उसको हम स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। अब नोड क्लास के अंदर जैसा कि हमने पिछली दफा भी देखा था कि नोड क्लास में हमारे पास अभी हमने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक नोड क्लास इस्तेमाल करें जिसमें डेटा जो है दैट इज इंटीजर टाइप और जो पॉइंटर है दैट इज अ नेक्स्ट पॉइंटर, और नोड क्लास जो एक सेल्फ रेफरेंसिंग क्लास है, तो जो नेक्स्ट है वो नोड टाइप का ही एक पॉइंटर होगा। तो इसकी अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये हमारे पास क्लास है एक नोड की और हमने 2 डेटा मेंबर्स हैं उसके अंदर। डेटा नाम से एक डेटा मेंबर है, उसकी डेटा टाइप जो इंटीजर है, और यहाँ पे नेक्स्ट का नाम से पॉइंटर है जिसकी टाइप जो है नोड पॉइंटर है। मैंने यहाँ पे अपने दोनों डेटा मेंबर्स जो हैं उनको पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है। आप इनको अगर प्राइवेट बनाते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में यू नीड गेटर एंड सेटर्स फंक्शन। तो नोड क्लास से यू आर ऑलरेडी फेमिलियर। तो नेक्स्ट जो क्लास है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी क्लास है दैट इज नेम्ड एज स्टैक। स्टैक क्लास के अंदर वी नीड a data member and we need operations. तो head is a pointer that will actually store the address of the first node, and the first node means the top of the stack. And initially linked list is empty, would be empty. तो अगर linked list would be empty तो हमारा head जो है initially हम constructor में वो will set it to the null. अब ऑपरेशंस हम कौन कौन से स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैक क्लास का अगर स्केलेटन देखें तो हमारे पास हेड से के नाम से एक पॉइंटर है जो कि नोड टाइप का है। हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है स्टैक का, और उसके बाद
हम इस कंस्ट्रक्टर में क्या करना चाह रहे हैं, हम हेड की वैल्यू को नल सेट कर रहे हैं और उसके साथ हमारे पास डिस्ट्रक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हम मेमोरी एलोकेट करेंगे जब भी हम नई नोड क्रिएट करेंगे, तो हमें डिस्ट्रक्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमें it is our responsibility to delete each and every node at the time of the destruction. स्टैक्स के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट, इज एम्प्टी, तो और इज एम्प्टी है, पुश है, पॉप है एंड टॉप है। इज एम्प्टी मींस we want to check whether the stack is empty or not, और stack कब empty होगी, जब हमारा head जो है वो इक्वल होगा null के। push का मतलब है we want to insert a new item in our stack, and whenever we want to insert a new item in our stack, it would be added at the top of the stack, means at the head position, और जब भी हम pop करेंगे it will delete item from the top of the stack, like ये remove कर देगा head से और head को next जो node के ऊपर उसको shift कर देगा। और top के context में the difference between the top and the pop is कि top के context में we just return the value, हम उसको remove नहीं करते, हमारा deletion का process जो है वो perform नहीं होता। तो अगर अब हम ये फंक्शन जो है सपोर्ट करना चाहेंगे, तो we need to add we have to declare this function in our class। हमने यहाँ पे इस फुल का फंक्शन नहीं बनाया, क्योंकि जब हम लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कभी भी फुल नहीं होती। we can create a new node and we can add a new item in our stack at any time, ये हमारे पास डिफाइंड साइज नहीं होता। तो पहले हमारे पास दो थे मेथड्स, एक कंस्ट्रक्टर था और उसके बाद एक डिस्ट्रक्टर था। नाउ इन एडिशन टू कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर वी हैव 4 methods in our stack class. The first one is the push, when we want to push a value in stack, और इसकी जो है it takes one parameter और उसकी टाइप है that is integer, क्योंकि यहाँ पे मैं stack जो है वो integer के लिए बना रही हूँ। If you want to define a stack for double आपका, और या अगर आप किसी object type पे बना रहे हैं तो आपका वो object का जो data type है that would be the data type of your stack। push function के parameter की data type होगी। pop जो है क्योंकि integer ही insert हो रहा है तो pop जो है that will return an integer। top भी integer value को ही return कर रहा है। and in addition to the push, pop and top, there is a function of is empty, और इसकी जो है return type boolean है, bool है, and it will return true अगर जो है stack empty है, means अगर हमारा head जो है वो null है, otherwise it will return false। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि पॉप का ऑपरेशन किस तरह से है। जब हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे उसी तरह से कि हमारे लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव हो जाता है और हेड जो है वो नेक्स्ट पे पॉइंट कर जाता है। अगर हम इसको देखें कोड के कॉन्टेक्स्ट में, तो पॉप के फंक्शन में क्योंकि हमने वैल्यू को रिटर्न करना है, सबसे पहले हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा हम लोग वेरिएबल एक्स में स्टोर कर रहे हैं, और हेड का जो है एड्रेस जो है करंटली इनिशियली ये था वन को नोड जिसमें 1 है इसको पॉइंट कर रहा है, तो हेड का एड्रेस जो है हम लोग एक टेम्परेरी नोड बना के उसके अंदर स्टोर करते हैं। हमारे पास इस नोड का जहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, अब उसका एड्रेस मौजूद है, हम हेड को मूव कर सकते हैं। हेड को मूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, हेड विल बिकम इक्वल टू हेड नेक्स्ट। अब हेड जो है वो नेक्स्ट पे मूव हो गया है। नो वी कैन डिलीट अब दिस नोड, और इस नोड का एड्रेस हमने स्टोर किया हुआ है पी के अंदर। वी कैन डिलीट पी, हमने
नोड को डिलीट कर दिया और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो पॉप का फंक्शन जो है वो काफी सिंपल है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें पुश करना है तो पुश में अब हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर 7, 5 और 2 था। अगर हम सपोज 7, 5 और 2 के अंदर पुश करना चाह रहे हैं तो पुश करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम हमेशा एक नई नोड क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम नई नोड क्रिएट करेंगे, उस नोड का डेटा सेट करेंगे। ठीक है, ये एक नई नोड क्रिएट हो गई, इसका हमने डेटा सेट कर लिया, दैट इज 9। अब क्या है, इसका नोड का जो है नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा होगा, जिसको हेड पॉइंट कर रहा होगा। इनिशियली हेड जो है वो 7 को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट भी क्या करना शुरू कर देगा, 7 को पॉइंट कर देगा। अब नई नोड जो इंसर्ट हुई है उसका एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के साथ एसोसिएशन जो है वो डेवलप होती है। नो जस्ट नीड टू मूव हेड, हमें हेड को जो कि इनिशियल 7 पे पॉइंट करा था अब उसको मूव करना है कि हेड जो है वो अब नई नोड पे पॉइंट करते हैं। तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो इससे क्या होगा, हमारी लिंक लिस्ट के अंदर, हमारे स्टैक के अंदर एक न्यू एलिमेंट पुश हो जाएगा। और अगर हम टॉप की ऑपरेशन की बात करते हैं तो टॉप में हम जस्ट जो है वो हेड के अंदर, हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा रिटर्न कर रहे हैं, हम उसको रिमूव नहीं कर रहे। और द लास्ट ऑपरेशन जो है दैट इज एम्प्टी, और इज एम्प्टी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, हम हेड को चेक कर रहे हैं कि अगर हेड इक्वल टू नल है तो वो ट्रू रिटर्न करते, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अब हम देखते हैं कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से करेंगे अपने एडिटर के अंदर को इस्तेमाल करते हुए C++ की इस कोड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। जी, ये मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन किया है और यहाँ पे मैं अपनी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करूंगी विद द हेल्प ऑफ द लिंक लिस्ट। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास था कि इनिशियली हमने देखा था कि स्टैक की अगर हम लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें दो क्लासेस की ज़रूरत है। द फर्स्ट वन इज द क्लास नोड और सेकंड था क्लास स्टैक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो क्लासेस बना ली हैं, एक नोड के नाम से क्लास है और सेकंड जो है वो स्टैक के नाम से क्लास है। हमारी क्लास नोड के अंदर मैंने पब्लिकली दो डेटा मेंबर डिफाइन कर रही हूँ, एक है डेटा जो कि स्टोर होना है एंड द सेकंड वन इज द नोड का पॉइंटर जो है, जो कि मेरे पास उसका नाम है नेक्स्ट। तो यहाँ पे मेरे पास नोड की क्लास क्रिएट हो गई है और स्टैक की क्लास है। अब इसमें नोड की क्लास को यूज करते हुए अब स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करूंगी। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हुए हमारा था कि एक हमारे पास हम डेटा मेंबर डिफाइन करेंगे जो कि है नोड टाइप का डेटा मेंबर है और उसका नाम है हेड, और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस हमारे पास स्टैक में कौन से हैं, सबसे पहले तो हमारा स्टैक का कंस्ट्रक्टर था और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम इनिशियली क्योंकि स्टैक एम्प्टी चाह रहे हैं कि इनिशियली तो स्टैक एम्प्टी होगी तो हम उसके हेड को नल सेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के साथ हमारे पास स्टैक का डिस्ट्रक्टर है और स्टैक के डिस्ट्रक्टर के अंदर मैं भी कुछ भी नहीं कर रही। इसके साथ हमारे पास कुछ फंक्शंस थे, पुश का फंक्शन है, पॉप का ऑपरेशन है या फंक्शन है, टॉप का है और इज एम्प्टी का। पुश का जो है उसकी रिटर्न टाइप तो वर्ड है, लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, एक पैरामीटर ले रहा होगा
जो कि इंटीजर टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रही हूँ। पॉप जो है वो रिटर्न कर रहा होगा इंटीजर को, लेकिन उसकी पैरामीटर जो है वो कुछ भी नहीं है। और टॉप का फंक्शन जो है वो भी इंटीजर रिटर्न कर रहा है। इस एम्प्टी का फंक्शन था बूल टाइप का फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है बूलियन वैल्यू अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है। अब हम इन फंक्शंस को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला हमारा फंक्शन है पुश का। तो मैं पुश की अगर बात करती हूँ तो पुश के लिए ये मैंने फंक्शन दिखाया। पुश करते हुए सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम पुश करते हैं इसका मतलब है हम एक नया एलिमेंट अपनी स्टैक के अंदर ऐड कर रहे हैं, टॉप पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी एक नई नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं नोड टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, न्यू नोड, और उसमें सबसे पहले वैल्यू सेट करूंगी न्यू नोड डेटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और अब मैंने डेटा तो उसके अंदर सेट कर दिया। अब मैंने उसके नेक्स्ट पॉइंटर को भी सेट करना है। न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो पॉइंट करना चाहिए हेड को। हेड अगर, क्योंकि हम टॉप पे इंक्लूड कर रहे हैं तो अब इसलिए टॉप पे आना है, तो हमारी लिंक लिस्ट में जिसको ऑलरेडी हेड पॉइंट कर रहा होगा अब नेक्स्ट भी उसको पॉइंट करेगा। तो अब क्या है कि न्यू नोड की जो लिंकिंग हो गई है हमारी लिंक लिस्ट के साथ। अब सपोज अगर हम जो एलिमेंट को इंसर्ट करने लगे हैं वो फर्स्ट ही है, हम पुश जो कर रहे हैं वो फर्स्ट है, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट में होगा तो ये टॉप पे यही पड़ा हुआ होगा, हेड ऑलरेडी नल होगा तो हमारा नेक्स्ट भी जो है नल बन जाएगा, उससे हमारा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्या चीज है, अब ये टॉप पे इंक्लूड तो हो गया बट स्टिल हेड जो है वो ऑलरेडी अगर तो वो नल था तो वो नल ही रहेगा, या अगर लिंक लिस्ट में ऑलरेडी कोई एलिमेंट मौजूद था तो उसको पॉइंट कर रहा होगा। और नाउ वी नीड टू मॉडिफाई हेड, और हेड को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हेड विल बिकम इक्वल टू न्यू नोड। तो ये हमारा एक जो है पुश हो गया है न्यू आइटम इन आवर इनटू अ स्टैक। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन था जिसको हमने इंप्लीमेंट करना था, दैट वाज पॉप, और पॉप की रिटर्न टाइप जो थी वो इंटीजर थी और ये पैरामीटर कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पॉप में क्या है, क्योंकि हमने वैल्यू तो रिटर्न करनी ही करनी है, इसके साथ हमने नोड को भी रिमूव करना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं वैल्यू को रिटर्न करने की, तो वैल्यू पहले मैं गेट कर लूँ। गेट कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि हमने रिमूव पॉप जो है वो भी टॉप से करते हैं, और टॉप किस कहाँ पे होता है, हेड जो है हमेशा टॉप को पॉइंट कर रहा है। तो हेड का जो डेटा है वो हम एक्स में स्टोर कर देंगे और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँ एक्स। तो पॉप तो अब रिटर्न तो कर रहा है हमारे पास वैल्यू, लेकिन उसको लिस्ट से रिमूव नहीं कर रहा। तो रिमूव करने के लिए क्या होगा, मैं एक नोड पॉइंटर का टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगी और हेड जो है उसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास उस जिस नोड को मैंने रिमूव करना है उसका एड्रेस तो आ गया, एड्रेस मेरे पास है, लेकिन अब क्या है, हेड जो है उसको भी मुझे मॉडिफाई करना है बिफोर डिलीटिंग। तो हेड को मैं कैसे मॉडिफाई कर दूंगी, हेड विल बिकम इक्वल टू, अब हेड जिसको पॉइंट कर रहा था उससे नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो दैट विल बी हेड जो है इक्वल टू द हेड नेक्स्ट। हेड भी नेक्स्ट को पॉइंट हो गया, मेरे पास डेटा भी आ गया, नो आई कैन डिलीट द नोड बाय यूजिंग डिलीट p।
ये था हमारा पॉप का फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन था दैट वाज टॉप। अब टॉप में और पॉप में डिफरेंस जस्ट ये है कि पॉप में हम कोई रिमूव नहीं करें, हम जस्ट वैल्यू रिटर्न करें। तो वैल्यू हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं? अगर हम पहले वैल्यू गेट करें और उसके बाद हम उसको रिटर्न करते हैं, जिसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है। यहाँ पे पॉप में हम रिमूव भी कर रहे हैं, हेड को आगे मूव भी कर रहे हैं, लेकिन टॉप के अंदर हम जस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ना तो हम नोड को रिमूव कर रहे हैं, ना ही हम अपने हेड को चेंज कर रहे हैं। अब हमारे पास लास्ट फंक्शन है बूल टाइप रिटर्न है उसका, और दैट इज एम्प्टी। और इज एम्प्टी क्या है? कब हम चेक कर सकते हैं कि हमारी स्टैक एम्प्टी है? जब अगर हमारा हेड जो है वो इक्वल टू नल हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? हमारी स्टैक एम्प्टी होगी। ये थी हमारी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। अब हम अपनी स्टैक को इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं सबसे पहले स्टैक का एक अपना ऑब्जेक्ट बना लिया स्टैक नाम से। स्टैक में मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? स्टैक डॉट पुश किया 21, तो स्टैक के अंदर क्या पुश हो गया? 21। अगर मैं स्टैक के अंदर कुछ और पुश करती हूँ, पुश 7, तो अब क्या होगा? करंटली मेरे पास स्टैक में जो है 2 नोड्स आ जाएंगे लिंक लिस्ट में, 2 एलिमेंट्स में। अब क्योंकि मैंने सबसे लास्ट पे जो पुश किया है दैट इज 7, तो इसका मतलब है टॉप जो है वो हमारा 7 होगा। अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करती हूँ स्टैक डॉट टॉप, तो इसको प्रिंट कर देना चाहिए 7। इसको अब हम रन करते हैं, तो यहाँ पे यू कैन सी इसने 7 प्रिंट कर दिया। अब अगेन सपोज मैं अब 7 को टॉप करने की बजाय स्टैक डॉट पॉप करती हूँ, और अगेन स्टैक डॉट पॉप करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे न्यू लाइन भी मैं ऐड करती हूँ ताकि थोड़ी क्लियर हो जाए। तो मैं पॉप किया, टॉप देखा 7 था, उसने रिमूव तो नहीं किया। फिर मैंने अगेन पॉप का फंक्शन किया तो उसने 7 रिमूव कर दिया। 21 किए, पॉप अगेन किया तो उसके पास लास्ट था 21। अब मेरे पास मैंने 2 ही एलिमेंट्स पुश किए थे और मैं 2 दफा पॉप का फंक्शन कॉल कर चुकी हूँ। अब अगेन क्या मैं पॉप करती हूँ तो क्या होता है? अब स्टैक एम्प्टी है, लेकिन मैं कोई एम्प्टी का चेक तो मैंने नहीं लगाया, और यहाँ पे आप देखिए तो क्योंकि मैंने एम्प्टी चेक नहीं किया ना कहीं पॉप के अंदर ना कहीं अपने कोड को कॉल करने से पहले, अब मैंने अगेन पॉप करने की कोशिश की है तो क्योंकि कोई एलिमेंट मौजूद नहीं था तो उसने पॉइंटर्स को डिलीट नहीं कर पाया, हेड जो है वो नल है, तो उसकी वजह से हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर है। इस सेगमेंटेशन फॉल्ट के एरर को हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम पॉप में जब भी पॉप करें उससे पहले चेक कर लें कि एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना पॉप का फंक्शन जो है वो मॉडिफाई करेंगे, इज एम्प्टी। अगर तो ये नॉट है तो उस केस में क्या हो? रिटर्न कर दे वैल्यू, एल्स में क्या है? रिटर्न कर दे माइनस। अब मैं अगर इसको करती हूँ तो अब क्या होगा? यू कैन सी कि वो सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर जो है वो फिक्स हो गया है, अब वो -1 रिटर्न हो गया। तो इज एम्प्टी मैं पॉप के अंदर मैंने कॉल किया है, मैं इज एम्प्टी को
कि मैंने उसको पब्लिकली डिक्लेयर किया है। मैं खुद से भी उसको जहाँ पे भी मेरा ड्राइवर प्रोग्राम है वहाँ पे भी मैं उसको चेक कर सकती हूँ। तो वो चेक करने की बजाय ड्राइवर प्रोग्राम में मैंने एग्जाम्पल को जो है पॉप के फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया। अब सपोज टॉप में तो मैंने कर दिया है, लेकिन मैंने उसको टॉप के अंदर नहीं किया, तो क्या मैं टॉप को अगर करती हूँ, अगेन मैं एलिमेंट्स तो सारे पॉप हो चुके हुए हैं, अब मैं टॉप का फंक्शन कॉल करती हूँ तो क्या होता है। अब अगेन मुझे सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर आया है, तो इसका मतलब है इस एम्प्टी जो है वो मुझे यहाँ पे टॉप के अंदर भी चेक करना है कि इफ नॉट एम्प्टी तो आप वैल्यू रिटर्न करें, एल्स रिटर्न माइनस। तो ये उसको -1 रिटर्न करना है। हम यहाँ पे -1 रिटर्न करने के साथ साथ मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि जिस टैग इज एम्प्टी। हम यहाँ पे एक्सेप्शन भी कुछ जनरेट कर सकते हैं ताकि यूजर को पता चल जाए कि ये -1 कोई वैल्यू नहीं है, -1 का मतलब जो है वो मीन्स स्टैक एम्प्टी। तो ये थी हमारी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि हमने स्टैक को अरे के साथ भी इम्प्लीमेंट किया, हमने स्टैक को लिंक लिस्ट के साथ भी इम्प्लीमेंट किया। तो स्टैक की क्या यूजेज है। लिंक लिस्ट का तो आपको यूज पता चल गया होगा कि लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प आउट करता है डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इसके साथ साथ हम उसको जो है जहाँ पे भी हमें लिमिटेड साइज का अरे का इशू है हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, एक्चुअली जो इस लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब हमारा फोकस करेगा ऑन द यूजेज ऑफ द स्टैक्स। तो स्टैक्स जो है वो इज कॉमन डेटा स्ट्रक्चर वाइडली यूज, और इनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कंपाइलर जो है वो ब्रैकेट्स को चेक करना हो कि ब्रैकेट्स जो हैं वो वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, बैलेंस्ड हैं, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस को चेक करना हो, वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टैक इस्तेमाल होती है कि अगर एक प्रोग्राम की स्टैक होती है कि अब कौन सा प्रोग्राम जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो कौन सा प्रोग्राम आपको लोड करना है और कौन से को स्टोर करना है। और वर्चुअल मशीन्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है अगर हमने नंबर्स को मैनिपुलेट करना हो, हमने वैल्यूज को कैलकुलेट करना हो, हमारे पास अगर मल्टीपल पाथ्स हैं और हमने चेक करना हो कि कौन सा पाथ सबसे बेस्ट है, जो शॉर्टेस्ट है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी स्टैक को इस्तेमाल किया जाता है। In addition to these usages of stack को जैसे मैंने बताया था कि बैलेंसिंग सिंबल्स के लिए तो चेक के स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में जो आपको नजर आ रही होंगी दो स्टेटमेंट्स हैं, parenthesis स्टार्ट हो रही है 2 + 3 और उसके बाद अगेन 4 - 5 है, यहाँ पे दो पेरेंथेसिस क्लोज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये पेरेंथेसिस फर्स्ट वाली यहाँ पे है और सेकंड वाली जो है वो होल एक्सप्रेशन के लिए है, जबकि द सेकंड वन इज नॉट वैलिड। वो वैलिड क्यों नहीं है कि ये जो पहले वाली है यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये फर्स्ट वाले को क्लोज कर रही है या ये जो है वो लास्ट वाले को क्लोज कर रही है, क्योंकि ओपनिंग जो है वो तो मेरे पास दो पेरेंथेसिस हैं, ये दो ओपनिंग पेरेंथेसिस तो मौजूद है, लेकिन मेरे पास क्लोजिंग के कॉन्टेक्स्ट में जस्ट 1 पेरेंथेसिस है। तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं विद द हेल्प ऑफ स्टैक।
तो स्टैक के साथ हम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर मैं इसके एल्गोरिथम की बात करूं, तो जैसे ही हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आती है, हम अपने स्टैक के ऊपर पुश करते हैं, और जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आती है, हम स्टैक से पॉप करते जाते हैं। और एंड के ऊपर हमारे पास अगर स्टैक एम्प्टी होती है, तो उसका मतलब होता है कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है। लाइक अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करती हूँ, यहाँ पर पहले मेरे पास एक पैरेंथेसिस आई 2, मैंने इसको स्टैक पे पुश कर दिया। ये वाली फर्स्ट पैरेंथेसिस थी, मैंने इसको स्टैक पे पुश कर दिया। 2 है, प्लस है, 3 है, डजंट मैटर। नेक्स्ट फिर मेरे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आई, मैंने स्टैक पे पुश कर दिया। तो अब मेरे पास अगर मैं बात करती हूँ स्टैक के ऊपर जो है ये पैरेंथेसिस पुश हुए करूँगी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये पुश करती गई, और जैसे ही मेरे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आई, मैंने स्टैक से पॉप कर दिया। ये मेरे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आई, तो मैंने चेक किया कि इफ इट इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस, मैंने पॉप करना है, और ये मैंने पॉप कर दिया। अब क्या होगा, ये मेरे स्टैक से रिमूव हो जाएगा, और स्टैक में जस्ट एक रह गया। अब अगेन एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आई है, तो इसको भी मैंने स्टैक से रिमूव कर दिया। यहाँ पे मेरी एक्सप्रेशन एंड हो गई। जैसे ही मेरी एक्सप्रेशन एंड हुई, मैंने चेक किया कि मेरी स्टैक एम्प्टी है। यस, नो माय स्टैक इज एम्प्टी, तो इसका मतलब है ये वैलिड स्टेटमेंट है, मेरे सिंबल जो है वो बैलेंस्ड। अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करती हूँ, तो सेकंड एग्जांपल के लिए अगर मैं स्टैक बनाती हूँ, तो इस तरह से होगा कि ओपनिंग है तो मैंने पुश कर दिया, फिर उसके बाद 2 आया, प्लस आया, 3 आया, अगेन एक और पैरेंथेसिस आई, मैंने अगेन उसको पुश कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे पास क्लोजिंग आई, तो मैंने उसको पॉप कर दिया। अब ये मेरे पास पॉप हो गया। अगर अब हम बात करते हैं कि अब मेरे पास एक्सप्रेशन तो खत्म हो गई है, एंड के ऊपर मैं चेक करूंगी क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर अभी भी एलिमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब है कि मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरी स्टेटमेंट वैलिड है या वो इनवैलिड है, विद द हेल्प ऑफ द स्टैक पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। बैलेंसिंग सिंबल चेक करने के साथ साथ स्टैक की कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं। लाइक हम देख सकते हैं, अगर हमने एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है कि ये एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स है या नहीं है, और अगर हमने इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। आप अभी तक जितनी भी हम लोगों ने एक्सप्रेशंस को स्टडी किया है, आपकी प्राइमरी क्लासेस से लेकर अभी तक, तो मोस्टली हमारी जो एक्सप्रेशन होती हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा ऑपरेटर जो होता है वो बिटवीन ऑपरेंड्स होता है। तो अगर ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेंड्स हो, तो हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं कि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। जैसे 2 + 5 के जो अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर जो है वो प्लस है, और प्लस ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में है, 2 और 5 के बीच में। तो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज इनफिक्स एक्सप्रेशन। अगर हम इसी को ही इस तरह से प्रेजेंट करें कि पहले हम ऑपरेंड्स मेंशन करें और उसके बाद ऑपरेटर आए, लाइक ऑपरेटर जो है अपीयर्स आफ्टर द ऑपरेंड्स, तो हम इस नोटेशन को, एक्सप्रेशन की नोटेशन को कहते हैं कि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है या पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ठीक है। अब पोस्ट फिक्स नोटेशन के लिए जब हमारे पास होती है, तो हम यहाँ पे अपनी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को किस तरह से एवेलुएट करते हैं। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। हमारा पहला जो चीज है लेफ्ट पे 2 है, ठीक है, हम इसको अपने पास रखा। उसके बाद हमारे पास 5 है, ठीक है, और
नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आ गया। जैसे ही हमारे पास ऑपरेटर आता है, हम उससे पिछले वाले दो ऑपरेंड्स को यूज करके उसको इवैल्यूएट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि इनफिक्स करते, जब हम इनफिक्स नोटेशन करते हैं, तो सपोज मैंने अगर लिखा है 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, हाँ, एक डिफाइंड प्रेसिडेंस है कि मल्टीप्लिकेशन पहले अप्लाई होगी, प्लस जो है बाद में होगा। तो अगर हम प्रेसिडेंस को अपने हिसाब से सेट करना चाहें, तो फिर हम लोग पैरेंथेसिस को इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें पैरेंथेसिस को की जरूरत नहीं रहती। क्यों जरूरत नहीं रहती, इसको भी हम लोग थोड़ा सी देर में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पोस्ट फिक्स है, इनफिक्स है, इसके साथ साथ हमारे पास प्री फिक्स नोटेशंस भी होती है। प्री फिक्स नोटेशन में क्या होता है कि हमारा ऑपरेटर जो है वो पहले होता है और उसके बाद ऑपरेंड है। लाइक अगर मैं a + b की बात करती हूँ, तो इनफिक्स के अंदर a + b होगा, ठीक है। और अगर इसी को ही मैं पोस्ट फिक्स में लिखूंगी, तो ऑपरेटर बाद में आएगा, इट विल बिकम ए बी प्लस। प्री फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है, तो इसकी नोटेशन जो है वो प्री फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इट विल बिकम प्लस ए बी। तो प्री फिक्स प्री का मतलब होता है पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब सपोज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो हम देखते हैं कि इसकी प्रीफिक्स क्या होगी और इसकी पोस्ट फिक्स क्या होगी। हमने यहाँ पे टैग के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हम कैसे एवेलुएट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बिफोर कन्वर्जन थोड़ा सा आप लोगों के साथ कर लिया जाए कि प्रोग्रामिंग या इम्प्लीमेंटेशन में जाने से पहले हम देख लें कि हम किस तरह से इसकी कन्वर्जन करते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है a + b मल्टीप्लाई बाय c, और अगर हम करंटली ये एक्सप्रेशन इनफिक्स में, क्योंकि इसमें ऑपरेटर जो है दैट इज बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। अब अगर इसी की हम करते हैं कि यहाँ पे देखें, तो हमें पता है मैथमेटिक्स के रूल्स के बेस पे कि जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो सबसे पहले अप्लाई होगी और उसके बाद एडिशन होगी। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी जो है वो प्लस से ज्यादा है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर उसका बाद ही प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a + b मल्टीप्लाई बाय c और b मल्टीप्लाई बाय c को पैरेंथेसिस में लिख दें। तो इसका मतलब है कि पैरेंथेसिस जब भी आती है मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमारा पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ इंक्लोज हो रही होती है, तो वो सबसे पहले परफॉर्म होती है। अगर हम हमारे पास ये एक्सप्रेशन है a + b मल्टीप्लाई बाय c इनफिक्स फॉर्म में है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ है उसको हमें करना है कन्वर्ट। पैरेंथेसिस के अंदर है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन b मल्टीप्लाई बाय c को हम कन्वर्ट कर देंगे b c, दो ऑपरेटर ऑपरेंड्स है और उसके बाद मल्टीप्लाई है। अब बी सी मल्टीप्लाई तो हो गया है हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म में, लेकिन अभी भी इस एक्सप्रेशन का ये वाला जो पार्ट है a प्लस बी सी की मल्टीप्लाई का आंसर जो है वो अभी भी इनफिक्स फॉर्म में है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको भी पोस्ट फिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा, अब हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, ए है और बी सी है, तो ए और बी सी मल्टीप्लाई का है, आंसर जो आएगा वो ए के साथ होगा, और यहाँ पे हमारे पास एडिशन जो है उसमें आ जाएगा। जो एडिशन का ऑपरेटर है वो उसको एंड में शो कर दिया जाएगा।
तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है इनफिक्स की एक्सप्रेशन ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होती है। अब बात जैसे भी थोड़ी सी पहले की थी कि पोस्ट फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अपनी जो है एवेल्युएशन जो है वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हमें फर्स्ट ऑपरेटर मिलता है हम पिछले दो ऑपरेंड्स को उसके साथ कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर हमें मल्टीप्लिकेशन का मिला, उससे पिछले दो ऑपरेंड्स थे बी और सी, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इनका जो आंसर आया उसको हमने ए के साथ ऐड किया। तो हम पेरेंथेसिस को यूज करें या ना इस्तेमाल करें, पोस्ट फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें पेरेंथेसिस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम पोस्ट फिक्स फॉर्म में पेरेंथेसिस को इग्नोर कर देते हैं। अब हमारे पास ये एक और इनफिक्स की एक्सप्रेशन है जिसमें वी वांट टू परफॉर्म एडिशन बिफोर द मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हुए कन्वर्जन के लिए हमें a प्लस बी को सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो a प्लस बी को कन्वर्ट किया पोस्ट फिक्स में तो ये ए बी प्लस बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए बी प्लस का जो आंसर है उसको सी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने इस तरह से लिखा ए बी प्लस और सी, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसका सिंबल लास्ट में है। अभी भी अगर देखें तो हम अगर इसकी इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट करते हैं, जैसे ही हमें फर्स्ट ऑपरेटर मिलता है हम प्रीवियस दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई या ऐड जो भी मल्टीप्लिकेशन है हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें पेरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पेरेंथेसिस को अगर इग्नोर भी कर दिया जाए तो पोस्ट फिक्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पेरेंथेसिस जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर हमने देखना है कि हमने प्लस को पहले परफॉर्म करना है और मल्टीप्लाई को बाद में परफॉर्म करना है, जबकि पोस्ट फिक्स के अंदर हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंस कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस दूसरे ऑपरेटर से ज़्यादा है। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स लेते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एक्सपोनेंशियल। तो अगर उनकी प्रेसिडेंस की बात की जाए तो प्रेसिडेंस मीन्स किसको पहले एग्जीक्यूट होना है और किसने बाद में एग्जीक्यूट होना है ऑर्डर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल की होती है कि हम पावर जो है वो सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर जो एक्सपोनेंशियल के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया गया है दैट इज एरो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद और डिवीजन है, और लास्ट में प्लस है और माइनस है, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से कम है। और अगर एक ऐसा ऑपरेटर है जिनकी सेम प्रेसिडेंस है तो फिर हम लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा था कि प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है, तो इसका मतलब है वहां पे जब प्लस और माइनस आएगा तो जो सबसे लेफ्ट पे पहले आएगा वो पहले अप्लाई किया जाएगा। लाइक ए प्लस बी प्लस सी है तो इसका मतलब है पहले ए में बी ऐड किया जाएगा और उसका जो आंसर है वो सी में ऐड किया जाएगा। एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक्सपोनेंशियल जो है वो राइट टू लेफ्ट अप्लाई होता है, वो लेफ्ट टू राइट नहीं है। प्रेसिडेंस ऑपरेटर की जो है वो लेफ्ट टू राइट है, एक्सपोनेंशियल के केस में राइट टू लेफ्ट है। लाइक अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्सपोनेंट बी एक्सपोनेंट सी, तो इसका मतलब है राइट से हमने स्टार्ट करना है। पहले बी और बी का एक्सपोनेंट सी कैलकुलेट किया जाएगा, जो आंसर आएगा उसको इस्तेमाल करते हुए ए का एक्सपोनेंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल के केस में राइट टू लेफ्ट रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे कुछ इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्जन शो की गई है।
लाइक अगर आपके पास इन फिक्स में a प्लस बी है तो पोस्ट फिक्स में इसका मतलब है ए बी प्लस है। 12 प्लस 60 माइनस 23 है तो 12 आएगा, उसके बाद 60 आएगा और फिर इनका प्लस आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 23 और माइनस जो है वो एंड पे चला जाएगा। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी, तो ये ए बी प्लस होगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट ए बी प्लस, फिर सी डी माइनस और एंड के ऊपर मल्टीप्लाई है। लास्ट में है a का एक्सपोनेंट b है मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी प्लस e डिवाइडेड बाय f। तो सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी थी, दैट इज एक्सपोनेंट, तो ए बी एक्सपोनेंट है। उसके बाद है इनका आंसर आएगा, तो हमारे पास ऑपरेटर्स बच गए हैं मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। इसमें जो सबसे लेफ्ट में आता है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, ए बी एक्सपोनेंट सी होगा, ठीक है, सॉरी ए का एक्सपोनेंट जो है बी है, ये हो गया, और जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसको सी के साथ। फिर उसके बाद डी की वैल्यू जो है माइनस हो रही है, ई और एफ जो है वो डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद जो है वो प्लस का सिंबल जो है वो सबसे लास्ट में। अगर हमने जो है पोस्ट फिक्स नोटेशन को रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमने अगर इसको स्टैक के साथ इंप्लीमेंट करना है, हमारे पास अगर पोलिश नोटेशन है तो हमने इसको कैसे एवेलुएट करना है। तो एवेलुएट का मतलब है उसका आंसर कैसे कैलकुलेट करना है। तो सपोज अगर हमारे पास इन फिक्स में था 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका पोस्ट फिक्स या पोलिश जो है वो बन जाएगी 53 प्लस और 6 मल्टीप्लाई। और अगर है 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका मतलब है यहाँ पे पहले 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे और उनका आंसर जो है उसके अंदर 5 ऐड कर दिया जाएगा। तो इसकी पोलिश नोटेशन जो है वो 5 से 6 मल्टीप्लाई प्लस है। तो हम फर्स्ट लेते हैं, जब हम वी वांट के हम एडिशन को पहले परफॉर्म करें और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम स्टैक को इस्तेमाल करेंगे। स्टैक को इस्तेमाल करते हुए क्या होता है, सादा सा एक रूल है कि आपके जितने भी ऑपरेंड्स हैं आप उनको पुश करते हैं स्टैक के अंदर। हम लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन को रीड करते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट रीड करती हूँ तो सबसे पहले मेरे पास 5 है। 5 क्या एक ऑपरेटर है? नहीं, हम इसको स्टैक पे पुश कर देते हैं, तो हमारे पास स्टैक में 5 आ गया। उसके बाद है 3 क्या एक ऑपरेटर है? नहीं, तो ये भी स्टैक पे पुश हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्लस है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑपरेटर 5 आया। जैसे ही पता चला कि 5 एक ऑपरेटर है, तो इसका मतलब है अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ऑपरेटर पड़े हुए हैं स्टैक में हम उनको पॉप करेंगे, उनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 3 और 5 को पॉप किया, उनके अंदर ऑपरेशन किया प्लस का, तो हमारे पास आया जो वैल्यू है उसको अगेन हमने स्टैक में पुश कर दिया। 5 और 3 को हमने ऐड किया, 8 आया, 8 को स्टैक में पुश कर दिया। तो यहाँ तक हमारी एक्सप्रेशन एवेलुएट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास 6 पड़ा हुआ है। 6 ऑपरेटर है? नहीं है। अगर ऑपरेटर नहीं है तो हम स्टैक के अंदर इसको पुश कर देंगे। इस स्टैक में हमने इसको पुश कर दिया। नेक्स्ट हमने देखा अपनी एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, यस। तो हमने क्या करना है, दो ऑपरेंड्स
पॉप करने हैं। पॉप का ऑपरेशन 2 दफ़ा करना है। पहली दफ़ा किया तो 6 था, फिर दूसरी दफ़ा किया 8 है। 6 और 8 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसके बाद आंसर आया 48। उसको हम अपनी स्टैक में पुश कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन खत्म हो गई है। जब एक्सप्रेशन खत्म हो जाए तो जो भी स्टैक में पड़ा हुआ है उसको पॉप करें। दैट इज आवर डिजायर्ड आंसर जो कि 48 है। तो यहाँ पे 5 + 3 × 6 के लिए ये स्टेप किया गया है। यू कैन ट्राई फॉर द सेकंड एक्सप्रेशन। ये सेकंड एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टैक जो है वो किस तरह से होगी। अगर हम जो भी मैंने प्रोसेस डिस्कस किया है उसको मैं एल्गोरिथम के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं तो ये है कि वी नीड अ स्टैक और हमने अपनी लिस्ट जो एक्सप्रेशन है उसकी प्रोसेसिंग करनी है जब तक हमारी एंड ऑफ इनपुट नहीं आती। यहाँ पे मैं आपको कोड नहीं, इसको हम सूडो कोड की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो यू कैन इम्प्लीमेंट एज एन लैब वर्क। ये आप खुद से इम्प्लीमेंट कीजिएगा इसको। हमने सबसे पहले एलिमेंट गेट किया अपने इनपुट में से और उसको चेक करेंगे। अगर तो वो ऑपरेंड है तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। अगर वो ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है, तो इसका मतलब है हमने पॉप करने हैं ऑपरेंड्स। और क्योंकि हम अर्थमेटिक हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, तो हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए। तो हम पॉप करेंगे 2 दफ़ा। पहला किया तो वो ऑपरेंड 2 बना, फिर हमने किया तो वो ऑपरेंड 1 बना। अब ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 1 को इस्तेमाल करते हुए हम उसके ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर को अप्लाई किया, वैल्यू आई, जो वैल्यू आएगी वो हमने अपनी स्टैक के अंदर पुश कर दी। ये काम हम करते जाएंगे जब तक हमारी एंड ऑफ इनपुट नहीं आती। जैसे ही हमारी एंड ऑफ इनपुट आई, हमने फाइनल रिजल्ट जो है वो स्टैक से पॉप करवा लिया और वो हमारी एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट है। अब हम 1-2 और एग्जांपल्स के साथ इसी एल्गोरिदम को ड्राई रन करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है जिसमें 10 है, फर्स्ट तो 2 है, देन 8 है, मल्टीप्लाई बाय, फिर प्लस है, 3 है, माइनस है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि स्टैक के साथ हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हमने लेफ्ट से राइट पे स्टार्ट किया। लेफ्ट से राइट पे जब इसकी स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग, तो सबसे पहले हमारे पास 10 है। स्पेस पे स्प्लिट किया तो सबसे पहले हमारे पास 10 है। तो 10 जो है वो ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है। हमने 10 को क्या कर दिया, स्टैक में पुश कर दिया। अब स्टैक में हमारे पास 10 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे उसका एल्स पार्ट तो नहीं आएगा क्योंकि ये ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है। उसके बाद वाई का लूप में दोबारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट गेट किया, दैट इज 2। 2 भी क्योंकि एक ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है, हमने 2 को भी स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास था 8 है। तो जो इसमें स्कैन कर रहे हैं, स्कैन के बाद हमारी जितनी भी स्कैन हो गई है उसको मैंने यहाँ पे रेड में शो कर रही हूँ। तो मेरे पास 8 था, 8 ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है, 8 को भी मैंने पुश कर दिया अपनी स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इनपुट से मैंने एलिमेंट गेट किया एक्सप्रेशन से, दैट इज मल्टीप्लाई बाय। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है। इसका मतलब है हमें जब भी हमारे पास ऑपरेटर आता है तो हमने पॉप करना है 2 ऑपरेंड्स को, कैलकुलेशन करनी है, नया नंबर गेट करना है और उसको स्टैक पे
पुश करना है। तो जैसे ही मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आया तो मैंने क्या किया, फर्स्ट दो नंबर्स को पॉप किया, दो ऑपरेंड्स को पॉप किया। तो मैंने दो ऑपरेंड्स को पॉप करना है, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म करना है और आंसर क्या आएगा 16। क्योंकि मेरे पास 8 और 2 है, 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया, आंसर 16 है। 16 है मेरे पास एक नया नंबर बना है, उसको मैंने स्टैक पे पुश कर दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास अगेन एक प्लस है। प्लस जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन में प्लस भी एक ऑपरेटर है, ठीक है जी। अगर ये ऑपरेटर है तो इसका मतलब है ये स्टैक पे पुश नहीं होगा। ये मुझे दो ऑपरेंड्स पॉप करने हैं, उनके ऊपर वैल्यू परफॉर्म करने, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी ये ऑपरेटर है वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट को अगेन पुश करना है। अब मैंने दो नंबर्स पॉप किए तो मेरे पास कौन सा पॉप हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। उसके ऊपर मैंने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म किया तो 16 प्लस 10 26 है। तो अब 26 मेरा नया नंबर है, इसको मैंने स्टैक पे पुश कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट मैंने गेट किया तो मैंने देखा दैट इज 3 एक ऑपरेंड है, नंबर नहीं है, मैंने इसको पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। अब मेरे पास स्टैक में 26 और 3 पड़ा हुआ है, टॉप जो है वो 3 को पॉइंट कर रही। नेक्स्ट मेरे पास है माइनस। माइनस एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने नंबर्स को पॉप करना है, क्योंकि ये ऑपरेटर है। मैंने दो नंबर्स पॉप किए, 3 है और 26 है, और इसमें पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया। 26 में से 3 को माइनस किया, आंसर लिखी 22। मैंने इसको पुश कर दिया और जैसे ही मैंने उसको पुश किया तो क्या होगा, 23 स्टैक पे आ जाएगा और मेरे पास अब एक्सप्रेशन भी एंड हो गई है, कुछ भी नहीं बचा एक्सप्रेशन में। तो मैं वाइल के लूप से बाहर आ जाऊंगी और बाहर आने के बाद क्या होगा, मेरे पास आंसर जो है वो स्टैक से मैं कॉप कर लूंगी। तो ये था कि अगर हमने आपको एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी गई हो और आपने उसको एवेलुएट करना हो विद द उसका आंसर कैलकुलेट करना हो, तो यू कैन यूज स्टैक, और स्टैक को इस्तेमाल करते हुए यू कैन एवेलुएट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इसके साथ साथ वी कैन यूज स्टैक टू कन्वर्ट इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। अगर हमारे पास इन फिक्स एक्सप्रेशन है तो हम उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है, तो फिर इसका सूडो कोड क्या होगा, फिर लास्ट में हम इसको ड्राई रन करेंगे। सपोज अगर हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है जो कि पहले भी डिस्कस की थी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, या हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी है, तो हमें ये भी चेक करना है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है। तो पोस्ट फिक्स वर्जन जो है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी का जो है दैट इज ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, और a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी का जो पोस्ट फिक्स वर्जन है वो ये है एक्सप्रेशन। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से वी कैन गेट अ पोस्ट फिक्स वर्जन। और ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड जो होता है पोस्ट फिक्स में सेम होता है जैसे आपका इनफिक्स में होता है। स्कैनिंग हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं, और अगर एक ऑपरेटर ऑपरेंड है तो हम उसको आउटपुट कर देते हैं पोस्ट फिक्स में, और अगर एक ऑपरेटर आता है तो हम उसको स्टैक में इंसर्ट कर देते हैं। लाइक अगर प्लस था तो प्लस जो है उसको हम आउटपुट नहीं कर सकते, प्लस को हम स्टोर करेंगे जब तक हमारे पास सेकंड ऑपरेंड नहीं आता। और जैसे ही हमारे पास बी आता है हम बी को भी डिस्प्ले कर देते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, और
हम जब स्टैक में कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग प्रेसिडेंस को भी चेक करते हैं, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को, कि अगर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो क्या होगा। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के लिए जो है क्या होता है कि हम लोग एक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी है तो क्लोजिंग पेरेंथेसिस जो है वो इंडिकेट करती है कि प्लस जो है वो पहले परफॉर्म होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन की जो पेरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे जो है वो ज्यादा आती है। तो हम कहते हैं कि हमें एक प्रेसिडेंस का फंक्शन बनाना है, और ये प्रेसिडेंस का फंक्शन क्या है, ये बताता है कि अगर ऑपरेटर वन और ऑपरेटर टू दो ऑपरेटर्स हैं तो ये फंक्शन जो है उनकी प्रेसिडेंस रिटर्न करता है। अगर तो दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस इक्वल है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ऑपरेटर वन की प्रेसिडेंस ऑपरेटर टू से ज्यादा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई और प्लस, मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ऑपरेटर है प्लस सेकंड ऑपरेटर है, तो मैं देखूंगी किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लाई की ज्यादा है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, दोनों की इक्वल है तब भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं पहला प्लस देती हूँ दूसरा मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम अब देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम क्या होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्रेशन को रीड करना, और हम देखते हैं कि अगर सबसे पहला करेक्टर लिखते हैं और अगर देखते हैं कि हमारा करेक्टर जो है अगर तो वो ऑपरेंड है, मीन्स वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके अलावा कुछ और है, तो हम उसको पोस्ट फिक्स की जो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ होगा उसकी स्ट्रीम में ऐड कर देंगे। अगर तो वो ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है, तो हम क्या करते हैं, अगर वो ऑपरेटर है तो हम यहाँ पे स्टैक के अंदर जो है पुश करते हैं, लेकिन पुश करने से पहले हम कुछ चीजें चेक करते हैं। पुश करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि जब हम पुश कर रहे हैं तो टॉप के ऊपर जो ऑपरेटर हो वो सबसे प्रेसिडेंस उसकी हाई हो। अगर उसकी प्रेसिडेंस हाई नहीं है, लो प्रेसिडेंस है, तो जो ऑलरेडी स्टैक के अंदर मौजूद हैं ऑपरेटर्स उनको हम पॉप कर देते हैं। और कब तक पॉप करते हैं, जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी ना हो जाए या उसकी प्रेसिडेंस उससे कम ना हो जाए। इस तरह से हम पूरी अपनी लिस्ट एक्सप्रेशन जो है स्ट्रीम उसको स्कैन करते हैं और एंड के ऊपर स्टैक के अंदर जो भी ऑपरेटर्स बच जाएंगे हम उनको पॉप कर देंगे और स्ट्रीम में ऐड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं इस एल्गोरिथम को ट्राई रन करते के साथ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब हम इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ऑपरेटर्स को स्टैक पे पुश करते हैं, ऑपरेंड्स को डिस्प्ले कर देते हैं या स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं। सपोज ये मेरे पास एक इनफिक्स है एक्सप्रेशन और मैंने इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसकी पोस्ट फिक्स कन्वर्जन को देखूं तो सबसे पहले क्या होगा, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 है माइनस 3 है। तो अगर मैं इसकी पोस्ट फिक्स लिखूं तो क्या होनी चाहिए, 10 2 8, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 और 8 को मल्टीप्लाई होना चाहिए। जो आंसर आएगा वो
ऐड हो जाएगा प्लस में, उसका जो आंसर आएगा उससे में क्या है, सेकंड ऑपरेंड जो है वो 3 है, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा। तो ये मुझे एक डिजायर्ड जो है वो एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास एक स्टैक है और हमने अपनी लिस्ट को स्टैक करना स्टार्ट किया एक्सप्रेशन को। सबसे पहले हमारे पास 10 है, तो हमने देखा कि 10 नंबर है, ऑपरेटर नहीं है। अगर तो नंबर है हमने उसको आउटपुट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास प्लस है, तो हमने प्लस है, हमने चेक किया ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर है तो ऑलरेडी क्योंकि स्टैक एम्प्टी थी हमने उसके अंदर उसको पुश कर दिया। पुश करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट स्टैक के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर 2 है। 2 एक नंबर है, तो इसको हम स्टैक में पुश नहीं करेंगे, हम इसको आउटपुट कर देंगे। अब हमारे पास स्कैन किया तो नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, दैट इज एन ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर है तो इसको हमने स्टैक के ऊपर पुश करना है, इसको हमने आउटपुट नहीं करना है। जब स्टैक के ऊपर पुश करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो टॉप के ऊपर ऑपरेटर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, क्या उससे इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। जी, ऑलरेडी टॉप के ऊपर प्लस पड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है। अगर तो प्रेसिडेंस ज्यादा है तो आप उसको पुश करें, अदरवाइज पुश नहीं करें। प्लस मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है तो स्टैक के ऊपर पुश हो जाएगा। तो अब हमारे पास स्टैक के अंदर प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी। नेक्स्ट हम अपनी फिर स्कैन करते हैं। स्कैन किया, अब हमारे पास है 8। 8 एक नंबर है, ये स्टैक पे कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर माइनस का। माइनस को जब हम स्टैक पे पुश करेंगे उससे पहले हम चेक करेंगे कि जो ऑलरेडी टॉप पे पड़ा हुआ है क्या उसकी प्रेसिडेंस माइनस की प्रेसिडेंस उससे ज्यादा है या नहीं। माइनस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है हमें जो ज्यादा प्रेसिडेंस की चीजें हैं वो सबसे पहले पॉप करनी है। कब तक पॉप करते जाना है, या तो प्रेसिडेंस कम हो जाए या उसकी स्टैक एम्प्टी हो जाए। तो सबसे पहले हम पॉप करेंगे जो है दैट इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को पॉप किया और अपनी आउटपुट जो है उसको कर दिया। तो हमारे पास क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई से कम थी तो हमने मल्टीप्लाई को पॉप कर दिया। अब हमारे पास रह गया प्लस। अगर माइनस की प्लस के साथ अगर हम प्रेसिडेंस चेक करते हैं तो हमने देखा था कि अगर ऑपरेटर 1 इक्वल है ऑपरेटर 2 के तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या था, प्रेसिडेंस जो है वो इक्वल है, ज्यादा नहीं है, तो हम स्टैक को तब भी एम्प्टी करेंगे। तो हमारे पास प्लस भी आउटपुट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन में 3 बच गया। 3 हमने देखा कि एक ऑपरेटर सॉरी हमने अभी उस ऑपरेटर को पुश भी करना है स्टैक के ऊपर, हमने स्टैक के ऊपर माइनस को पुश कर दिया। अब नेक्स्ट हमने स्कैन किया, हमारे पास नंबर है 3। 3 एक नंबर है, ऑपरेटर नहीं है, हमने 3 को पुट कर दिया। अब एक्सप्रेशन एंड हो गई है। जब हमारे पास एक्सप्रेशन एंड हो गई है तो हमारे पास जितने भी ऑपरेटर स्टैक में प्रेजेंट हैं हम उनको पॉप कर देंगे। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो गई है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में विद द हेल्प ऑफ द स्टैक। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। आज के लेक्चर की अगर मैं समरी देखूँ उसमें था कि हमने
स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की थी विद द यूज ऑफ लिंक लिस्ट, जिसके साथ हमने स्टैक के कुछ यूजेस डिस्कस किए थे, और यूजेस के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हम बैलेंस सिंबल कैसे चेक कर सकते हैं, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इनफिक्स पोस्ट फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो कैसे एवेलुएट करें। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के लिए हम लेफ्ट टू राइट यूज करते हैं, स्टैक इस्तेमाल करते हैं, और ऑपरेंड्स स्टैक के ऊपर पुश होते हैं। जैसे ही ऑपरेटर हमें मिलता है हम दो ऑपरेंड्स पॉप करते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इनफिक्स को पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के लिए भी हमने देखा कि हम स्टैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑपरेंड्स जो हैं वो डिस्प्ले करते जाते हैं, ऑपरेटर्स को स्टैक पे पुश करते हैं, और पुश करने से पहले हम चेक करते हैं कि जो ऑलरेडी टॉप पे पड़ा है उसकी ऊपर प्रेसिडेंस उससे ज़्यादा है तो हम पुश करेंगे, अगर तो कम प्रेसिडेंस है तो हम ऑलरेडी स्टैक से पॉप करते जाएंगे कब तक जब तक प्रेसिडेंस कम नहीं हो जाती। और एंड के ऊपर क्या होगा, हम स्टैक के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स पड़े होंगे उनको पॉप कर देंगे। आप लोगों के साथ स्टैक की लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन का तो कोड डिस्कस किया गया है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन या evaluation ऑफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, उस कॉन्टेक्स्ट में सूडो कोड आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। यू कैन implement this pseudocode। आपको इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ फंक्शंस जो है वो जस्ट इम्प्लीमेंट करनी होगी। दैट इज अ सिंपल टास्क कि आप चेक कर लें ये ऑपरेटर है या ऑपरेंड है, स्टैक आपके पास ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो आई होप यू वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट a program, write a program that can evaluate a postfix expression, or that can convert a infix expression to a postfix expression. If you have any question, you can send me an email, or we can discuss in our question answer session. Thank you.